अब सेक्शन नंबर 111 पे हम आते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में बात करी गई है। अब ऑर्गेनाइज क्राइम का क्या मतलब होता है? इसका यह मतलब होता है जब एक पर्सन एक गैंग के बिहाफ पे या फिर एक गैंग के साथ कोलैबोरेशन करके यहाँ पे अगर ये कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी कमिट करते हैं तो इन दिस केस ऑर्गेनाइज क्राइम कमिट होगा। अब अगर फॉर एग्जाम्पल ए इज अ पर्सन, ये जाके बी के घर में थेफ्ट कमिट कर रहा है, तो यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे दैट ए हैज कमिटेड ऑर्गेनाइज क्राइम, बिकॉज ना तो ये किसी गैंग का मेंबर था और ना ही इसने किसी गैंग के साथ कोलैबोरेशन करके इस ऑफेंस को कमिट किया। अब सेक्शन नंबर 111 हमको याद रखना है कि कॉन्टिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी ही कवर्ड है, यानी कि वही अनलॉफुल एक्टिविटी यहाँ पे कवर्ड होगी जो कि कॉन्टिन्यूइंग इन नेचर है, यानी फॉर एग्जाम्पल किडनैपिंग। अब किडनैपिंग जो है सिर्फ एक जगह पे नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल ए बी को दिल्ली से उठाता है, इसके बाद उसको वो मुंबई लेके जाता है, इसके बाद वो उसको चेन्नई लेके जाता है, अलग अलग जगह पे जाके इसको वो छुपाता है। तो यहाँ पे किडनैपिंग का ऑफेंस इज अ कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी की बात करी गई है। सपोज ए ने बी का मर्डर दिल्ली में कर दिया। अब यहाँ पे ये कोई कॉन्टिन्यूइंग एक्टिविटी नहीं है, ऑन द स्पॉट ए और बी की लड़ाई हुई एंड वहां पे उसने उसको मार दिया। यहाँ पे ये नहीं हो रहा है कि एक चीज दिल्ली में हो रही है एंड एक चीज कहीं और हो रही है, पूरी ट्रांजैक्शन एक ही जगह कंप्लीट हुई है, तो इसको हम कॉन्टिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं मानेंगे। अब सेक्शन नंबर 111 में हमको लिस्ट भी दी हुई है कि कौन से ऑफेंसेस ऑर्गेनाइज क्राइम की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है। यहां पे आप देख सकते हो किडनैपिंग, रॉबरी, व्हीकल थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैबिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, साइबर क्राइम, ट्रैफिकिंग, और जो भी पूरी लिस्ट यहाँ पे गिवन है, इन सारे ऑफेंसेस को हम सेक्शन नंबर 111 में ऑर्गेनाइज क्राइम की डेफिनेशन में लेके आएंगे। ओके, हमको याद रखना है कि ये सारे ऑफेंस एक सिंगल बंदा भी कर सकता है, यानी विदाउट एनी कोलैबोरेशन अगर एक सिंगल पर्सन इस क्राइम को कमिट करता है तो इसको हम ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं बोलेंगे। यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, यानी एक गैंग की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे होनी चाहिए। सपोज ए और भी दो दोस्त हैं, इन्होंने मिलके थेफ्ट कमिट की है, इनको हम ऑर्गेनाइज क्राइम की डेफिनेशन में लेके नहीं आएंगे बिकॉज ये कोई सिंडिकेट का पार्ट नहीं थे, ना ही किसी सिंडिकेट को ये रिप्रेजेंट कर रहे थे। ओके, तो ये डिफरेंस हमको यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे आप देखोगे कॉन्टिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी की भी डेफिनेशन गिवन है। इसमें लिखा हुआ है कॉन्टिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी मीन्स एन एक्टिविटी प्रोहिबिटेड बाय लॉ which is a cognizable offense punishable with imprisonment for 3 years or more। ओके, यानी कॉन्टिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी को 3 साल से ज्यादा का पनिशमेंट होना चाहिए और वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए, तभी आप उसको सेक्शन नंबर 111 के लिस्ट में लेके आ सकते हो। आगे देखते हैं इसमें अंडरटेकिंग बाय एनी पर्सन ईदर सिंगली और जॉइंटली एज अ मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट। तो यहाँ पे मेन रिक्वायरमेंट आ रही है कि आपको ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट का मेंबर होना चाहिए, or on behalf of such syndicate in respect of which more than one charge sheets have been filed before a competent court। यानी या तो आप इस गैंग के मेंबर होने चाहिए या आप इसको रिप्रेजेंट करने चाहिए। सपोज एबीसी गैंग का नाम है और इसने डी को क्राइम करने के लिए भेजा है, अनलॉफुल एक्टिविटी करने के लिए इसने डी को भेजा है, तो यहां पे भी हम बोलेंगे कि ऑर्गेनाइज क्राइम कमिट हो रहा है बिकॉज यहाँ पे सिंडिकेट की इन्वॉल्वमेंट है। अब यहाँ पे एक और कंडीशन गिवन है कि जिस सिंडिकेट की हम बात कर रहे हैं इसके खिलाफ पिछले 10 सालों में एक से ज्यादा चार्जशीट्स फाइल होनी चाहिए, तभी हम इसको सेक्शन नंबर 111 में लेके आएंगे। सपोज एक ऑर्गेनाइज क्राइम की सिंडिकेट है, इसके खिलाफ सिर्फ एक ही चार्जशीट फाइल हुई आज तक, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 111 में आप इसको लेके नहीं आओगे। यहाँ पे एटलीस्ट 2 चार्जशीट पिछले 10 सालों में इस गैंग के अगेंस्ट फाइल होनी चाहिए एंड साथ ही में कोर्ट को इन चार्जशीट के ऊपर कॉग्निजेंस भी लेना पड़ेगा। सपोज एक क्राइम सिंडिकेट है, इसके खिलाफ 2 चार्जशीट फाइल हो चुकी है एंड कोर्ट ने इन चार्जशीट्स के ऊपर कॉग्निजेंस भी ले ली है, तो यहाँ पे इस गैंग को आप सेक्शन नंबर 111 में कवर कर सकते हो। ओके, तो 2 रिक्वायरमेंट है। पहली तो ये
कि एक से ज्यादा चार्जशीट फाइल होनी चाहिए एंड साथ ही इस चार्जशीट के ऊपर कोर्ट ने कॉग्निजेंस भी लेना चाहिए। अब चार्जशीट और कॉग्निजेंस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इन बीएनएसएस। ओके, सीआरपीसी और बीएनएसएस में आप देखोगे चार्जशीट और कॉग्निजेंस की बात करी गई है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो इकोनॉमिक ऑफेंसेस को भी सेक्शन नंबर 111 में कवर किया गया। ओके, यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंस गिवन है। अगर आप इनमें से कोई भी ऑफेंस एज अ पार्ट ऑफ अ सिंडिकेट कमिट कर रहे हो, यानी गैंग के मेंबर बन के आप इनमें से कोई भी ऑफेंस को कमिट कर रहे हो, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 111 अट्रैक्ट हो सकता है। अब आप देखोगे क्लॉज 2 से लेके क्लॉज 7 में ऑर्गेनाइज क्राइम की पनिशमेंट गिवन है। अगर आपने एक्चुअली में ऑर्गेनाइज क्राइम कमिट किए, या फिर आपने ऑर्गेनाइज क्राइम करने की अबेटमेंट करी है, या फिर आपने इसको करने का अटेम्प्ट कमिट किया है, इन सारी सिचुएशंस में क्लॉज 2 से लेके क्लॉज 7 में आप देखोगे आपको पनिशमेंट मिल सकती है। इसके अलावा इफ यू आर अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम, अगर आप एक ऑर्गेनाइज क्राइम के मेंबर हो, स्टिल आपको यहाँ पे क्लॉज 4 में पनिशमेंट मिल सकती है। या फिर अगर आपने ऑर्गेनाइज क्राइम को कमिट करके कोई भी प्रॉपर्टी को एकत्रित किया, यानी कोई भी प्रॉपर्टी आपने ऑर्गेनाइज क्राइम कमिट करके ऑब्टेन करी है, तो यहाँ पे भी आपको पनिशमेंट मिल सकती है। एंड साथ ही अगर आप किसी भी ऐसे पर्सन को अपने घर में हार्बर कर रहे हो, अपने घर में छुपा रहे हो जिसने ऑर्गेनाइज क्राइम को कमिट किया, ओके, यहाँ पे भी क्लॉज 5 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। अब सेक्शन नंबर 112 पे हम आते हैं। यहाँ पे पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में बात करी गई है। यहाँ पे गिवन है कि अगर आप एक गैंग के मेंबर हो और इस गैंग का ये काम था कि ये थेफ्ट, स्नैचिंग, चीटिंग जो है ये ऑर्गेनाइज वे में करता था, यानी गैंग बना के ये सारे ऑफेंस कमिट करते थे, या फिर ये गैंग जो है ये एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स जो है ये पहले ही बंटवा देते थे, तो इन दिस केस इसको हम यहाँ पे पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम बोलेंगे। एंड यहाँ पे मैक्सिमम पनिशमेंट 7 years गिवन है। तो यहाँ पे कोई भी पर्सन ऑर्गेनाइज मैनर में इन क्राइम्स को कमिट करेगा तो मिनिमम 1 year की पनिशमेंट एंड मैक्सिमम 7 years की पनिशमेंट यहाँ पे गिवन है। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो भी पर्सन इस गैंग का मेंबर है उन सारे बंदों को सेम पनिशमेंट यहाँ पे मिलेगी। सपोज 10 लोगों की गैंग थी, अब ये 10 लोग जो हैं ये चोरी करने के लिए जाते हैं। यहाँ पे एक बंदा बाहर देख रहा है कि कोई अंदर ना आ जाए, एंड बाकी के 9 लोग अंदर जाके चोरी कमिट करते हैं। अब इन दिस केस सारे 10 लोग जो हैं सबको यहाँ पे थेफ्ट की पनिशमेंट मिलेगी। इवन इफ एक बंदा बाहर खड़े होकर देख रहा है, उसने एक्चुअली में अंदर जाके चोरी कमिट नहीं करी है, स्टिल अगर इस गैंग का मेंबर है तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 112 में पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम कमिट करने की पनिशमेंट इसको मिल सकती है। अब यहाँ पे हमको याद रखना है दैट ऑर्गेनाइज क्राइम एंड पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम जो है ये बीएनएस में नए ऐड हुए हैं, आईपीसी में इनके बारे में प्रोविजंस नहीं थे। अब सेक्शन नंबर 113 के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज के बारे में बात करी गई है। इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई भी पर्सन कोई भी ऐसा एक्ट करता है जो कि यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को थ्रेटन कर रहा है, अगर ऐसा कोई भी काम हो रहा है तो इन दिस पर्टिकुलर केस हम बोल सकते हैं कि टेररिस्ट एक्टिविटी कमिट हो रही है। ओके, एंड ये जो एक्टिविटी है ये इंडिया में भी हो सकती है और इंडिया के बाहर भी इस एक्टिविटी को किया जा सकता है अगर इसकी वजह से इंडिया की सिक्योरिटी इफेक्टेड हो रही है। सपोज ए इज अ पर्सन कि ऑस्ट्रेलिया में इंडियन एम्बेसी को अटैक करता है, यहां पे हम बोल सकते हैं कि इंडिया की सिक्योरिटी के अगेंस्ट एक टेररिस्ट एक्ट कमिट हुआ है। तो जो भी पर्सन कमिट करेगा एक्ट को, उसको सेक्शन नंबर 113 में इंडियन कोर्ट्स पनिश कर सकती है। ओके, अब यहां पे आप देख रहे हो अलग अलग मेथड्स गिवन है कि कौन से मेथड से टेररिस्ट एक्टिविटी कमिट हो सकती है। ये पार्ट में आप एक चीज देखोगे, आपको यहाँ पे याद रखना है कि आईपीसी में टेररिस्ट एक्टिविटी के बारे में कोई बात नहीं थी। फर्स्ट टाइम बीएनएस में आप देखोगे टेररिस्ट एक्टिविटी की पनिशमेंट हमको यहाँ पे गिवन है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि बॉम्ब, डायनामाइट या फिर कोई भी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस
या फिर फायर आर्म्स, लीथल वेपन्स और पॉइजनस और नॉक्शियस गैसेस। एंड यहाँ पे कुछ और भी मेथड्स गिवन है। इन सारे मेथड से आप टेररिस्ट एक्टिविटी को कमिट कर सकते हो। सपोज पार्लियामेंट अटैक का केस लेते हैं, जो 2023 में पार्लियामेंट अटैक का केस था। वहां पे गैस का उपयोग किया गया था। पार्लियामेंट में वो गैस को लेके आए थे। ओके, अगर ये गैस जो है ये पॉइजनस या फिर नॉक्शियस गैस थी या फिर ये केमिकल गैस थी, तो इन दिस पर्टिकुलर केस इस एक्ट को भी हम सेक्शन नंबर 113 में लेके आ सकते हैं। अब उस टाइम पे बीएनएस नहीं थी, उस टाइम पे बीएनएस फोर्स में नहीं थी, एंड दैट इज व्हाई सेक्शन नंबर 113 का एंगल था ही नहीं वहां पे। उनके ऊपर यूएपीए का जो एक्ट है वो लगाया जा सकता है, बट वहां पे बीएनएस को हम नहीं लगा सकते। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो भी एक्ट के बारे में ए पार्ट में बात करी गई है, अगर इस एक्ट की वजह से किसी भी पर्सन की डेथ हो जाती है या फिर इंजरी कॉज होती है किसी को, या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी कमिट होता है, या फिर एसेंशियल सप्लाईज जो हैं ये इफेक्ट होती हैं। सपोज ए इज अ पर्सन, ये जितने भी पाइपलाइंस हैं उनको काट देता है, इसको भी हम टेररिस्ट एक्टिविटी बोल सकते हैं। अगर इस एक्ट की वजह से देयर इज अ डिसरप्शन ऑफ एनी सप्लाईज एसेंशियल टू लाइफ। ओके, या फिर देयर इज अ डैमेज टू मॉनेटरी स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया बाय वे ऑफ प्रोडक्शन और स्मगलिंग। सपोज ए इज अ पर्सन कि बहुत सारे आइटम्स को इंडिया में स्मगल करके ला रहा है ताकि इंडियन गवर्नमेंट का जो टैक्स है ये ना देना पड़े उसको। ओके, अब यहाँ पे स्मगलिंग की वजह से मॉनेटरी स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया जो है ये इफेक्ट हो रही है। तो इन दिस पर्टिकुलर केस सेक्शन नंबर 113 में इस ट्रांजैक्शन को आप लेके आ सकते हो। ओके, या फिर देयर इज डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया और अ फॉरेन कंट्री यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर द डिफेंस ऑफ इंडिया। यानी कि अगर आप कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हो इंडिया में या फिर इंडिया के बाहर, जिस आइटम को इंडिया के डिफेंस के लिए हम यूज कर सकते हैं, ऐसे किसी आइटम को आप डैमेज कर रहे हो या फिर डिस्ट्रक्ट कर रहे हो, इन दिस पर्टिकुलर केस सेक्शन नंबर 113 को आप इन्वोक कर सकते हो। या फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हो जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट और उनकी एजेंसीज यूज करती हैं, यहां पे अगर आप ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी को डैमेज या फिर डिस्ट्रक्ट कर रहे हो, इन दिस पर्टिकुलर केस सेक्शन नंबर 113 जो है इसको आप इन्वोक कर सकते हो। बी इसका बोलता है कि अगर आप किसी भी पब्लिक फंक्शनरी की डेथ कॉज करते हो या फिर आप इनकी डेथ कॉज करने का अटेम्प्ट करते हो, पब्लिक सर्वेंट्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो इन दिस पर्टिकुलर केस सेक्शन नंबर 113 जो है इसको आप इन्वोक कर सकते हो। या फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप किसी भी पर्सन को किडनैप या फिर अपडक्ट करते हो ताकि आप इंडियन गवर्नमेंट को आगे जाके थ्रेटन कर सको, उनसे आप रैंसम मनी मांग सको कि हम इस पर्सन को तभी छोड़ेंगे जब आप इतने रुपए हमको दोगे। इस काम के लिए अगर आप किसी भी बंदे को किडनैप या फिर अपडक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे भी सेक्शन नंबर 113 को आप इन्वोक कर सकते हो। या फिर अगर आप किडनैपिंग या फिर अडक्शन करके किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को थ्रेटन कर रहे हो, सपोज ए इज अ पर्सन, इसने बी को किडनैप कर लिया, अब बी इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अब यहाँ पे बी बोलता है कि अगर यूएन जो है ये 500 मिलियन हमको देगा देन वी विल रिलीज बी, एंड ये सारे काम सपोज इंडिया में कमिट हो रहे हैं। अब इन दिस पर्टिकुलर केस सेक्शन नंबर 113 को आप इन्वोक कर सकते हो। ओके, अब क्लॉज 2 में आप देखोगे सेक्शन नंबर 113 की पनिशमेंट यहाँ पे गिवन है, एंड यहाँ पे भी आप देख रहे हो मैक्सिमम डेथ पेनल्टी की पनिशमेंट गिवन है। एंड जो क्लॉज 3 से लेके क्लॉज 7 है, इनके लैंग्वेज आप देखोगे ऑलमोस्ट सिमिलर है एज सेक्शन नंबर 111। ओके, सेम टाइप ऑफ पनिशमेंट्स सेक्शन नंबर 111 में भी थी एंड 113 में भी सेम टाइप ऑफ पनिशमेंट्स गिवन है। ओके, तो इनको आप रीड कर लेना, लेकिन पनिशमेंट से एज सच क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। आपको ये याद रखना सेक्शन नंबर 113 में कि यहाँ पे डेथ पेनल्टी का प्रोविजन गिवन है। जहां पे भी डेथ पेनल्टी का प्रोविजन गिवन है वहां पे आपको थोड़ा सा पनिशमेंट को याद रखना है, सेक्शन का नंबर आपको वहां पे याद रखना है।